फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चर्चा करने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कल हम लोग चर्चा किए थे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी पर चर्चा करेंगे। तो कहता क्या है कि डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। किसी ऑब्स्टेकल में रुकावट वाला पॉइंट पर वेव अगर आता है तो वह बेंड जाकर करता है, उसका डिफ्रैक्शन कहता है। और इंटरफेरेंस फिजिक्स में पढ़ोगे, इंटरफेरेंस भी एक वेव का ही कैरेक्टर है, जिसमें कहा जाता है कि टू और मोर वेव्स व्हेन पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात होती है, वो डिटेल्स में पढ़ोगे। तो ये वेव का नेचर है। तो ये सब तो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकता है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन विद द by the wave nature of radiation, electromagnetic radiation। लेकिन कुछ फेनोमेना है, जब कहता है the following phenomena could not be explained even with the help of electromagnetic theory of 19th century physics। यानी इसको भी क्लासिकल फिजिक्स कर सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स 19th सेंचुरी फिजिक्स का मैंने क्लासिकल फिजिक्स से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो बोलो वो क्या है, वो है क्या? तो इमिशन ऑफ रेडिएशन from hot bodies। इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये नहीं हो सकता है वेव नेचर से। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी क्लासिकल फिजिक्स से नहीं हो सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं हो सकता है 19th सेंचुरी के जो फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वहाँ से नहीं हो सकता, वेव थ्योरी से भी नहीं हो सकता है। दूसरा है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना, इजेक्ट होना, झटके से निकलना फ्रॉम ए मेटालिक सरफेस, किसी मेटल के सरफेस, फ्रॉम ए मेटालिक सरफेस। व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स हीट, मतलब यहाँ मेटल का सरफेस, हीट का मतलब मेटल का सरफेस। इसको बोलेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड दिस इफेक्ट कैन ऑल्सो नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। और कह सकते हो कि वो 19th सेंचुरी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, यानी क्लासिकल फिजिक्स से भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। तो ये दो बातें, एक और दो बातें हैं जिसको जो एक्सप्लेन नहीं हो सकता वेव थ्योरी से, वेव नेचर के जरिए नहीं हो सकता। एंड दोज आर वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स। तीसरा पॉइंट है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। हीट कैपेसिटी ऑफ solids as a function of temperature। तो हम लोग पहले अभी देखेंगे धीरे धीरे कि भाई हीट कैपेसिटी क्या है सॉलिड का, और वो उसका वेरिएशन कैसे होता है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से उसका हीट कैपेसिटी का वैल्यू बदलते चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो भी वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा। और चौथा है इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। और ये खास करके विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम। ये इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन भी एक्सप्लेन नहीं होगा बाय द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन के वेव नेचर से। अब क्या है, तो जरा देखें एक एक करके क्या है बातें। तो कहता है कि सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक ने। सबसे पहले वेव नेचर ऑफ रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं हुआ।
19th सेंचुरी का जो फिजिक्स था उससे भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले 1900 में, मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले 1900 ईस्वी में इसने कंक्रीट एक्सप्लेनेशन दिया फॉर कंक्रीट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट कंक्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सप्लेनेशन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए इसने पहला कंक्रीट एक्सप्लेनेशन दिया। इसने क्या कहा कि हॉट बॉडीज या व्हेन द बॉडी इज हीटेड और ए हॉट बॉडी, व्हेन ए बॉडी इज हीटेड या ए हॉट बॉडी, कोई अगर बॉडी कम है यानी कोई सामान कोई ऑब्जेक्ट अगर हीट कर दिया गया है, हॉट है, emits a radiation, emits radiations of wide range of frequency, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेडिएशंस हॉट बॉडी एग्जाम्पल विद ए हॉट बॉडी emits radiation of wide range of फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन इमिट करता है। एग्जाम्पल दिया कि आयरन रॉड जो है ऑन हीटिंग, आयरन रॉड ऑन हीटिंग जब गर्म करते हैं पहले फर्स्ट बीकम्स डल है, पहले डल है मतलब हल्का हल्का लाल होता है, फिर धीरे धीरे मोर एंड मोर रेड और ज़्यादा रेड हो गया, फिर फर्दर हीटिंग करेंगे वाइट हो गया, वाइट रेडिएशन इमिट करेगा, और खूब ज़्यादा हीट करेंगे तो ब्लू रेडिएशन इमिट करेगा। तो पहले बता दें कि फिजिक्स में जब डिटेल्स में पढ़ोगे तो रेड वाला जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों बहुत लो होता है, फ्रीक्वेंसी इसकी लो, एनर्जी भी लो हम लोग, और ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी वेरी हाई या हाई कर सकते हो, और एनर्जी भी वेरी हाई होती है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग आयरन को जब हीट किए और जब उसकी हीटिंग कम हो पाई थी तो रेडिएशन भी लो एनर्जी का या लेस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन से हीट किया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो हीट होते चला गया, वहाँ से रेडिएशंस जो इमिट हो रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली बढ़ती चली गई। मतलब इसने लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी तक का रेडिएशन इमिट किया। अब यहाँ डिफिनेशन कहता है एक ऐसा कोई आइडियल बॉडी, एन आइडियल बॉडी। अब देखें ब्लैक बॉडी और ब्लैक, ये मैक्स प्लैंक का एक्सप्लेनेशन है, मैक्स प्लैंक का एक्सप्लेनेशन है। मैक्स प्लैंक का क्या कहना है, मैक्स प्लैंक क्या कहता है ब्लैक बॉडी के बारे में, ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी एन आइडियल बॉडी, एक कोई ऐसा सामान या ऐसा बॉडी या कोई ऐसा वस्तु या ऑब्जेक्ट, एन आइडियल बॉडी जो इमिट भी कर सकता हो और एब्जॉर्ब भी कर सकता हो। हम लोग जब आयरन के रॉड को हीट कर रहे थे तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी यानी रेडिएशन। एन आइडियल बॉडी दैट इमिट्स और एब्जॉर्ब्स, इमिट्स और एब्जॉर्ब्स दोनों काम कर सकता है। इमिट्स और एब्जॉर्ब्स क्या, रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी का, ऑल फ्रीक्वेंसी में हर तरह के फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन वो इमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मैंने फ्रॉम लो टू हाई इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। और इससे जो रेडिएशंस इमिट होता है ये हुआ ब्लैक बॉडी, और इस तरह के बॉडी से जो रेडिएशंस इमिट होते हैं उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब ये है कि जो रेडिएशन किसी बॉडी से इमिट होता है उसकी इंटेंसिटी किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज रूम में है और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट एट रूम टेम्परेचर। सो एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर किसी बॉडी को हीट किया गया है और उससे जो रेडिएशन इमिट हो रहा है तो उसका इंटेंसिटी और वेवलेंथ, जो रेडिएशन निकल रहा है उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ वेवलेंथ होगा। तो अगर इधर वेवलेंथ लें, मान लो यहाँ 1000 है, 1000, यहाँ 2000, यहाँ 3000 लाइक।
फ्रीक्वेंसी है, और इधर तो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब मोटा मोटी समझो जितना ज़्यादा चमक रहा है तो इसका मतलब इंटेंसिटी कम है, चमक है तो कम। फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल तो होगा। नंबर ऑफ क्वांटम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटिंग फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट गिव्स द इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा इमिशन से ज़्यादा होगा यानी रेडिएशन से ज़्यादा निकलेगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ग्राफ ये है कि पहले क्या है कि ग्राफ में धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग वेवलेंथ कमते जाता है तो ये इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, एक हाईएस्ट मैक्सिमम पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज करने लगता है। मान लो टेम्परेचर 2 पर एक्सपेरिमेंट किए तो तुम देख रहे हो इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज की है, मैक्सिमम पर पहुंचा है और देन अगेन वेवलेंथ को डिक्रीज करने से ये डिक्रीज होता चला गया है टेम्परेचर T2 पर। और ये T1 पर करोगे तो इस तरह से आएगा, इस तरह से बढ़ते 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 मैक्सिमम पर जाएगा और फिर घटते घटते इस तरह आ जाएगा T1 पर। तो ये ले देकर बात वही है कि फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये इंटेंसिटी का वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है, ग्राफ का ऊपर जाना ये बताता है कि इंटेंसिटी बढ़ रहा है, पहले इंटेंसिटी ग्राफ पहले बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस या रिजल्ट्स आए ये मैक्सवेल का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है, या और वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी हो गया। तो इसका जो ग्राफ या कर्व है ये नेचर ऐसा हुआ कि भाई वेवलेंथ डिक्रीज करने से बाद में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ती है। तो किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से यानी वेवलेंथ डिक्रीज करने से इंटेंसिटी इनिशियली बढ़ जाती है, फिर बाद में वेवलेंथ डिक्रीज करने से इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों हो जाती है ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता है वेव थ्योरी से। तो ये प्लैंक का कहना था कि वेव थ्योरी से इस तरह की घटना का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। देन उन्होंने कहा कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब उसको हम लोग कहीं से हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं यानी गर्म हीट देते हैं या एनर्जी किसी भी प्रकार का देते हैं, लाइट एनर्जी उस पर डाल दें, कहीं से सनलाइट पड़ जाएगी किसी एटम या मॉलिक्यूल में, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जब हीट किया जाता है सनलाइट देकर या कोई हीटिंग डिवाइस देकर और हीट एनर्जी देकर, तो उससे जो एनर्जी ये रेडिएशंस जो निकलता है इमिट होता है वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में होता है। मैंने कंटिन्यूस नहीं है कि इतना 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 लगातार वैल्यू होगा एनर्जी का, नहीं, डिस्क्रीट क्वांटिटी में एनर्जी इमिट होता है, डिस्क्रीट क्वांटिटी में। और कहा कि एनर्जी जो सब स्मॉल पैकेट्स के रूप में एनर्जी इमिट होता है और जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होता है उसका नाम इसने रखा क्वांटम। तभी ना प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, क्वांटम स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू जो है वो पैकेट एनर्जी का जो सबसे छोटा पैकेट है उसको उसने कहा क्वांटम। और कहा कि ये जो एनर्जी है क्वांटम ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू मैंने फ्रीक्वेंसी होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू न्यू मैंने फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी एनर्जी न्यू के प्रोपोर्शनल होता है और यू कैन से E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स का कांस्टेंट है, प्लैंक्स का कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का वैल्यू है प्लैंक्स, इसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और ये तो खैर इसका इक्वेशन है और इस इक्वेशन के सारे प्लैंक्स ने एज्यूम करते हुए कि एटम्स और मॉलिक्यूल से इमिशन जो होता है वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज में होता है। ही कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उतना डिटेल्स तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं रहा, ये जो ग्राफ था इंटेंसिटी और वेवलेंथ का उस ग्राफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया, उतना डिटेल्स में सिलेबस में नहीं। देन कम्स दूसरा एक जो ऑब्जर्वेशन था वो था क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी तुम्हारा वेव थ्योरी से नहीं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं एक्सप्लेन होगा बल्कि पार्टिकल नेचर से होगा। देखते हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1887 में हेनरिच हर्ज ने, नोटिस किया या बताया कह सकते हो कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि पोटासियम, रूबीजियम, सीजियम, पोटासियम है, रूबीजियम है, सीजियम है, ये सब कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स कुछ ऐसे हैं जिसका अगर सब एक फाइल बना दिया जाए और इसको हम लोग
लोग वो कर दें, डिस्चार्ज ट्यूब जब पैक कर दें। ये मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस, मेटल सरफेस है, मेटल का टारगेट या मेटल का सरफेस है। और इस पर अगर रेडिएशंस पड़े अगर रेडिएशंस यानी लाइट रेडिएशंस अगर इस पर पड़े तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये यहाँ डिटेक्टर मशीन रहेगा, डिटेक्टर वो डिटेक्ट कर लेगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, डिटेक्टर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो डिटेक्ट कर देगा कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ रहा है, उधर से इजेक्ट होकर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो रेडिएशंस जब स्ट्राइक करेगा मेटल के सरफेस पर तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर आएगा, वो डिटेक्टर बता देगा कहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से देख लो, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया है, उसमें मेटल का सरफेस सेट किया है, इस पर रेडिएशन डाला जा रहा है, तो जहाँ इस सरफेस पर रेडिएशन पड़ता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज इधर एनोड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाएगा, डिटेक्टर बता देगा कि इलेक्ट्रॉन उधर से इजेक्ट होकर आ रहा है। तो इस घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तो कैसे डिफाइन करोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? The ejection of electrons are ejected, या the ejection of electron, जैसे भी कर सकते हो, the ejection of electron, निकलना, the ejection of electrons from a metal surface, from a metal surface, from a metal surface, from a metal surface, when radiation strikes each metal surface is called photoelectric effect. Photoelectric effect. अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस जो पाए गए हैं, हेनरीज ने जो ऑब्जर्वेशन पाया वो देखो क्या क्या बात है। तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एज सून एज द रेडिएशन स्ट्राइक्स द सरफेस पर जैसे ही रेडिएशन स्ट्राइक करता है इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, मतलब कोई टाइम लैग नहीं है, टाइम लेता नहीं है। पहली। दूसरी बात, कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी उतना ही ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि एक मिनिमम फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एनी मेटल, कोई मेटल सरफेस लिए हो, सपोज कोई पोटासियम तुमने लिया है तो उसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन चाहिए, उससे कम वाला रेडिएशन यूज करोगे, कम फ्रीक्वेंसी वाला, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको कहते हैं न्यू जीरो, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन चाहिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन खाली झटके से बाहर निकल जाना ही काफ़ी नहीं। अगर उस इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाना चाहते हो तो उसको और कुछ एनर्जी चाहिए, मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इतना एनर्जी उसको मिला कि खाली सरफेस से इजेक्ट होकर आ गया, इजेक्ट होकर वहीं खड़ा रुक जाएगा अगर इतना ही एनर्जी दिया जाए तो। इसका मतलब चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन शुड कम आउट ऑफ द सरफेस एंड मूव अवे फ्रॉम इट विथ सर्टेन वेलोसिटी, कुछ स्पीड के साथ करे, तो इससे ज़्यादा एनर्जी का, इससे ज़्यादा वैल्यू का फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, इतना फ्रीक्वेंसी का देना पड़ेगा। और इसके दोनों का जो अंतर होगा वो एनर्जी देगा उसके इलेक्ट्रॉन को फॉर द मूवमेंट। तो इस पर ज़्यादा डिटेल के साथ अगले दिन बात करेंगे।